ओके, तो जवानों अगेन आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पूरे मन से पूरी शिद्दत से काम करना है और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली है कि आपने अपने कर्म को सबसे आगे चुना है। बेटे प्रभु कृपा से बहुत ही अच्छा आप लोग करेंगे अपनी लाइफ में। अभी आने वाला जो समय है उसको अपने को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। आप लोग ये मान के चलिए कि जो अपने बोर्ड एग्जाम्स का जो शेड्यूल है वो एज सच रहेगा। अभी कुछ दिन पहले आप सबको मालूम है जेईई मेंस नीट का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ स्टूडेंट्स को कि उनको विश्वास ही नहीं था कि स्कूल लग सकते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन था। बेटे और भी आ रहा है कोई? और भी आ रहा है कोई? तो बेटे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कन्फ्यूजन के कारण हुआ। स्टूडेंट्स को ये लगता था कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए स्कूल ओपन नहीं होंगे, और स्कूल ही ओपन नहीं होंगे तो एग्ज़ाम कहाँ होगा? रेलवे स्टेशन पे बैठा के तो एग्ज़ाम होगा नहीं, है ना, वो तो होगा स्कूल में ही, और स्कूल ओपन नहीं हो रहे। तो भाई साहब क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं तो इस चक्कर में स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि उन्होंने पढ़ाई करने का विचार मन से त्याग दिया और समय को ख़राब करने लग गए। उन्होंने ये बात अनजाने में करी, लेकिन ये उनके जीवन की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनका अच्छा स्कोर आएगा, लेकिन नीट के पेपर के बाद में जब उन्होंने अपने आंसर की के साथ मैच किया, जो डिफरेंट आंसर कीज मिली, तो उनका स्कोर काफ़ी कम जुड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि भाई साहब पेपर बाद में होंगे पहले होंगे। भाई हमारे हिसाब से पेपर का जो सिस्टम है, जो शेड्यूल है, वो एज शेड्यूल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में क्या ढील दे दी जाएगी कि भाई हो सकता है 10-5% सिलेबस की कटौती करी जाए, हो सकता है, ये बोला है मैंने, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जो ऑफिशियली बताया गया कि 30% सिलेबस कट गया है वो भी आपको पता है कितना कटा है, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि पेपर एज शेड्यूल्ड बेटे उसी समय पर होगा जिस समय पर होना चाहिए था। अपना एग्ज़ाम फरवरी में शुरू होने लग गया था पिछले 2-3 साल से। अब की बार पिछला जो शेड्यूल होता था 2-3 साल पहले का कि मार्च की 1 तारीख से शुरू होते थे पेपर, या 2 से या 3 तारीख से शुरू होते थे, तो उसी से आप मान के चलिए कि मार्च की 2-3 तारीख से पेपर होगा। और आपको जान के खुशी होगी, बेहद खुशी होगी कि पहला पेपर तो किसी का भी मिले, मैक्सिमम चांस है कि इंग्लिश का मिलेगा या फिजिकल एजुकेशन का मिलेगा या म्यूज़िक का मिलेगा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें पहला पेपर फिजिक्स का ही होगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, अपने मन में 1% भी डाउट ना रखें कि पेपर बाद में होंगे या पेपर होंगे कि नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे। आप 100% श्योर हो जाएं पेपर होंगे, फिजिक्स का ही पेपर होना है पहला, और इसलिए पूरी शिद्दत के साथ काम करना है। जवानों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं उसके लिए 4 बातें मोटी मोटी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 4 बातों की। पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें फेथ होना चाहिए। जहाँ भी पढ़े हम, जिस भी सिस्टम से पढ़े, उस सिस्टम में हमारा फुल फेथ होना चाहिए। यदि हमारा फेथ नहीं है ना तो गड़बड़ हो जाएगी। फेथ के बलबूते पर आपने एकलव्य वाली कहानी सुनी होगी, वो फेथ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डेफिनेटली उसको फेथ था, लेकिन फेथ के साथ साथ उसने मेहनत भी करी, ईमानदारी के साथ काम किया, जो दूसरा इंग्रेडिएंट है। पहला फेथ है, दूसरा है कि आप डेडिकेशन के साथ काम भी करें। आपके बाकी लाइफ के जो भी काम हैं वो फिलहाल सेकेंडरी हैं। पहला प्राइमरी वर्क जो है आपका वो ये है कि आपको असाइंड टास्क ये है कि भाई 12th क्लास के एग्जामिनेशंस में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो इसके लिए आप अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं, ऐसा बनाएं जो फॉलो होने लायक हो। मान लो ऐसा बना दिया जो किसी हालात में फॉलो ही नहीं हो सकता, फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है भाई।
टाइम टेबल डेफिनेटली अच्छा बनाएं, और जब आप क्लास में आएंगे तो आप पिछला टॉपिक बिल्कुल ढंग से पढ़ के ही क्लास में आए। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि घर पे रहना शुरू कर दें कि जी हम पढ़ते तो है नहीं, तो जी क्या जाके करेंगे, है ना बेटे। तो बेटे ऐसे मन में विचार नहीं आने चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ काम करना है, रेगुलरली काम करना है। इससे पहले आपने क्या किया कोई बात नहीं, वो पास था। अभी प्रेजेंट में आप क्लास में बैठे हैं तो पूरी शिद्दत के साथ काम करें। मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं। तीसरी जो खास बात होती है वो होता है कॉन्फिडेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि अपने स्कूल से फिजिक्स में 100 परसेंटाइल आई जेईई मेंस के एग्जाम में। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि भाई हम नीट में 180 आउट ऑफ 180 लेंगे या बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 लेंगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो विचार जो हैं वो इस बात के साथ मैच नहीं करते, वो 100% का सोचते भी नहीं है। बेटे सोच हमेशा ऊपर रखनी है और उसी लेवल का काम भी करना है, खाली सोचने से काम नहीं बनेगा। तो सब चीज़ें फिजिबल हैं। अभी जो वक्त है इसका आप ढंग से यूटिलाइजेशन करोगे, आपको अच्छा लगेगा ये जान के कि अभी अप्रोक्सीमेट 8 मंथ्स बचे हुए हैं। यदि एज शेड्यूल्ड जो पहले मई में एग्जाम होता था नीट का, यदि अब भी नीट का एग्जाम मई में ही हो तो भी 8 मंथ्स बचे हुए हैं। और इन 8 मंथ्स में यदि आप सिस्टमैटिक वे में, सिस्टम क्या है कि आप मार्च तक पढ़ो 12th, उसके साथ कुछ एक चीजें 11th की हम कर लेंगे, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ यदि आप 12th को अच्छा कर लेते हैं, 2 बेनिफिट हैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपकी आएगी, लेकिन जो दूसरी बात आएगी वो ये आएगी कि जो आप अपने नीट का एग्जाम देंगे उसमें भी 12th क्लास का जो पोर्शन है वो अप्रोक्सीमेट 50% आता है, तो उसमें भी आपकी मदद होगी। इसलिए 12th क्लास अब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कोई अपने दिमाग से निकाल दे कि जी हमें तो नीट करना नहीं है, जी हमें तो बीएससी करनी है या कोई दूसरा कोर्स करना है, तो हमें क्या नीट से लेना देना है। बेटे ये बात नीट के एग्जाम की नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब तैयारी करो और ये बात अपने आप को टेस्ट करने की है कि जिस फील्ड में हमने कुछ सीखा क्या एक्चुअल में हम उसमें ढंग से कर पाए कि नहीं कर पाए। ये अपने कैलिबर को टेस्ट करने की बात है, ठीक है ना। ये वो बात नहीं है कि जी मेरे को तो एडमिशन लेना ही नहीं है तो मैं क्यों ट्राई करूं। भाई कोई बात नहीं, मैं तो कहता ही नहीं नीट की तैयारी करो या एम्स की तैयारी करो। मैं तो ये कहता हूं कि आज मैं जो टॉपिक कराऊंगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लो, और इस अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि वाकई मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, वो एग्जाम है, तो वो डेफिनेटली देना चाहिए हमें। जवानों तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बच गई है, 4th पार्ट जो बचा है, जो 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे सक्सेस के लिए, उनमें एक जो 4th पार्ट है वो है मोटिवेशन। बेटे 2 बातें हैं, या तो हम इंटरनली मोटिवेटेड रहे काम करें, इंटरनली मोटिवेट खुद करेंगे हम अपने आप को, या एक्सटर्नली मोटिवेशन करने के लिए हमारे पेरेंट्स हैं, भाई हैं, बहन है, या अपने टीचर्स हैं। तो आपको जहां फिजिबल लगता है, कभी भी आपको लगता है कि किसी भी कांड से लो हो रहे हैं, तो आप जरूर डिस्कस करें, जरूर डिस्कस करें। वैसे मैं तो पकड़ ही लूँगा, यदि किसी को लगेगा मेरे को कि कोई लो फील कर रहा है तो डेफिनेटली मैं आपके पास अप्रोच करूँगा। लेकिन इन केस यदि आपको फीलिंग आ रही है तो आप प्लीज़ कांटेक्ट जरूर करें, और हमेशा मोटिवेटेड रहें। अपने काम को बड़ी शिद्दत से करना है हमें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये बात सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की या कुछ परसेंटेज लेने की नहीं है, ये बात जीवन से जुड़ी हुई कुछ अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाने की है। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, 1000 तरह के काम आते हैं बेटे, 1000 तरह की मुसीबतें होती हैं, और उन सब में जो आपको आगे लेके जाएगा वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का मोटिवेशन ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इतने सॉलिड बने, इतने मजबूत इरादे वाले बने कि आप जो काम भी लाइफ में हाथ में लें उसको आप शिद्दत से पूरा करें। सिर्फ इस क्वालिटी पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है जवानों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मिलकर जो नए सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं ये मान के चलूँगा कि हम आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। डेफिनेटली आपने इससे पहले भी बहुत मेहनत करी है, भगवान उसका फल ज़रूर देगा आपको।
क्योंकि ये विधि का विधान है, नियम है, जिसने कर्म किया उसको फल मिलेगा, तो उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आज से हम पूरी शिद्दत से और जुट जाएंगे ताकि हम अपने अंदर की क्वालिटीज़ को और निखार पाएँ। फिजिक्स से हम अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए बेटे सभी को उस पर काम करना है, ठीक है? अरे यस सर ना, जवाना मास्क की तो लगा रखा है, बोलने पे मनाही कोई है, छींकने पे मनाही है, लेकिन है ना। तो प्यारे जवानों, आप रिप्लाई करेंगे? आप पुराने स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से मालूम है कि हमें कितना रिप्लाई करना है और कैसे करना, ओके? तो भाई शुरू करते हैं अब टॉपिक, ओके? तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे जवानों, कल हमने ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेसेस पढ़ा था, यस और नो? आपने यदि उसको घर से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो अच्छा लगा होगा आपको। इन केस आप नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं है, मैं आज उसका सेकंड केस कराऊंगा, इसको अच्छे से समझ लेना, पहले वाला भी समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को जरूर देख लेना लेकिन एक बार, ठीक है? तो अब जो मैं केस कराने वाला हूं, पहले मैं आप सबको बता दूं, पहले मैं पूछ लेता हूं आपसे एक छोटी सी बात। बेटे, एक है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक है साहब कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जरा बताओगे कौन सा है? कौन सा कॉनकेव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है? जो ऐसा है वो कॉनकेव और जो ऐसा है वो कॉन्वेक्स। अच्छा, जो ऐसा है वो कॉन्वेक्स और जो ऐसा है वो कॉनकेव। यही सोच रहे हैं ना हम? यही तो बेटे देखो, ऐसा है, ये हुनर तो हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट है ही कि हम तो शक्ल देख के फैसला करने वालों में से हैं जी। तो जी ये तो कॉन्वेक्स हो जाएगा जी, और जी ये कॉनकेव हो जाएगा जी। ये जो तुम्हारी रिसर्च है ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो यार, कल की वीडियो देखी नहीं है। अब बता ही देता हूँ भाई साहब, आप ये वाला सर्कल बनाया, इसको पूरा करो। एक्चुअल में ये स्फीयर होता है, लेकिन प्लेन के अंदर तो हम सर्कल बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये एक स्फीयर है, इसका सेंटर है इधर, इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? इधर। कोई आपत्ति किसी को? भाई इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, अब होगा क्या यार? ऐसे को होता है बेटे, सेंटर बीच में, चलो इसका ले तो लिया बीच में, इसका तो बाहर ही अच्छा लगेगा। कहाँ होगा इसका? पक्का बीच में होगा, पता था मतलब हमें। तो अब क्या करना है, जिधर सेंटर है यदि उधर डेंसर है और बाहर वाले में रेयर है तो वो कॉन्वेक्स क्या है? और यदि जिधर सेंटर है तो सेंटर इधर है, इधर रेयर है और इधर क्या है? तो ये क्या है? कॉनकेव। ना आया समझ में? ना आया कि अंदाजा ही लगा रहे हो? भाईजान कैसे हो? अंशु मियाँ ठीक हो? पक्का समझ में आया? अरे यस नो, पक्की बात है। तो भाई साहब, अब हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है। पहली बात, 3 बातें गिवन होंगी बेटे। पहला, सरफेस कैसा है? क्या बेटे? सरफेस कैसा है, ठीक है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा है, रेयर में या डेंसर में? तो जो लास्ट वीडियो मैंने कराई थी उसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? रेयर मीडियम में। आज हम लोग रख देते हैं इसको डेंसर मीडियम में। और साहब तीसरी बात जो है वो आती है इमेज। इमेज 2 तरह की बन सकती है कॉन्वेक्स के लिए, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कर ली थी हमने उस केस में, इसमें भी रियल कर लेते हैं। इसमें मैं वर्चुअल आपसे खुद करवाऊंगा। अरे समझ रहे हो ना? ये दोनों केस जो पिछली वीडियो में कराया और ये जो है ये ज़्यादातर पेपर में आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों आते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, है ना? तो ये दोनों मैं आपको करा देता हूँ। बाकी 6 के 6 केस मैं आपसे करवाने वाला हूँ, ठीक है ना? 6 केस बताए थे मैंने इसके, तो सीखेंगे ना हम धीरे धीरे, है ना? तो अभी सबसे पहले मैं एक बात बताऊँ कि भाई हम सरफेस कॉन्वेक्स मान लो, हमने ऐसे लिख दिया इसको, तो क्या ये कॉन्वेक्स हो गया? बिल्कुल हो गया। किसी कोई आपत्ति है यहाँ तक? कोई आपत्ति नहीं है। चलो फिर आगे चलो। आपत्ति है? क्या आपत्ति है?
बस एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके बोल लिया आपत्ति है, बाकी को अपने को क्या है साहब। भाई जागना है, नींद से जागना है जवानों। देखो एक चीज समझ लो, मुझे पता है पिछले 6 महीनों से हम बेंच पे बैठे नहीं है। बहुत कम चांस है कि हमने टेबल कुर्सी का यूज किया हो पढ़ने के लिए। पहली बात ये वर्ड ही कई दिन से गायब था, और गलती से हम कभी पढ़े भी तो हम कैसे पढ़े, ऐसे लेटे हम पहले तो हम फ्लाइट मोड में गए। भारत बेटे ध्यान से समझना, ठीक है ना। पहले तो हम फ्लाइट मोड में गए, फिर पीछे से जो हमारी 2 टांगे थी उनसे हमने एक्सरसाइज करनी शुरू करी। फिर कभी मन किया तो किताब उठा के देख ली, जो पन्ना अच्छा लगा उसको देखा थोड़ा, नहीं तो साहब किताब अपनी जगह पे है, हम तो फ्लाइट मोड में ही अपनी दूसरी फ्लाइट उड़ा रहे थे तो बेटे उन बातों से बाहर निकलो, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा लंबा होके ना बैठे भाई, सीधे होके बैठ जाओ, अलर्ट। भारत देख दिखा कोणी मजबूत है ना, हाँ, और कमर और भी मजबूत हो जाएगी, थोड़ा सीधा हो ले। बहुत बढ़िया है। तकलीफ होगी बेटे, तकलीफ होगी, लेकिन मैं तो खुद चाहता हूं कि तकलीफ हो, ताकि नींद तो ना आए पता चले शाम तक सो गए। ये तो शुक्र है सर ने पहला लेक्चर फिजिक्स का कर दिया, क्योंकि करना ही था, पहले अपने आता था नहीं तो लास्ट में होता बेटे तो आधा लेक्चर तो इस बात में ही जाता, हेलो बेटे पहचानो मैं कौन कहाँ 2 बजे हमारे सोने का टाइम होता है उस समय वो भी फिजिक्स, सवाल ही पैदा नहीं है ना। ऑनलाइन में मैं थक लिया, हेलो बेटे हेलो, आवाज आ रही है हेलो, लेफ्ट अच्छा, और फिर मैसेज क्या डाल रहे हैं सर, व्हाट्सएप पे मैसेज। मैंने एक बार ये कह दिया कि कोई भी जाएगा ना या तो चले जाना, नहीं तो मैं लीव करूंगा, आवाज नहीं आएगी तो तुरंत, सर माई नेटवर्क इज वेरी पुअर सो आई कैन नॉट टेक क्लास टुडे। वाह अच्छा, कुछ लोग पहले ही माइक वाइक हटा के रखे हुए हैं जी, लफड़ा ही खत्म बोलने का सीधा वीडियो। अच्छा बोला सर आई एम नॉट हैविंग एनी माइक, हाउ कैन आई रिप्लाई सर वीडियो ऑन करूं, आपको अंदाजा लग जाएगा तो बेटे इन तमाम बातों से थोड़ा बाहर निकलना आप सबको, ठीक है। तो जवानों इस शक्ल को देख के हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स का फैसला नहीं कर सकते। दिव्या सिंह राठौड़, गलत बात तो नहीं है बेटे, यस और नो, पक्का? क्या थोड़ा जोर से बोलो बेटे, खाना वाना नहीं खाते हो क्या, सोलर एनर्जी से चले हो आजकल या खाना भी खा रहे हो? बताओ बेटे, शाबाश। सरफेस को देख के नहीं बताएंगे तो किसको देख के बताएं बेटे? अंदाजे से बताएंगे सरफेस। दोबारा बोलना बेटे। हम ये देखेंगे भाई साहब कि इसके सेंटर की तरफ कौन सा मीडियम है, यदि इसके मीडियम की तरफ रेयर है, बाहर डेंसर है तो कॉनकेव। दोबारा से बता रहा हूं ये बात में, लेकिन अपने को क्या करना था, कॉन्वेक्स। तो साहब अंदर क्या आना चाहिए, डेंसर, अंदर इधर क्या आना चाहिए, रेयर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जी जरूरी तो नहीं है कि मैं ऐसे ही बनाऊं, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मैं ऐसे बनाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इस सरफेस को ऐसे बनाता, इसके सेंटर की तरफ मैं डेंसर ही लिखता और इधर मैं रेयर ही लिखता, तो क्या ये कॉन्वेक्स सरफेस नहीं है बेटे? 100% है। क्या ये कॉन्वेक्स सरफेस नहीं है? है। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी तो जी ये लिखूं या ये लिखूं, चॉइस इज योर्स बेटे। लेकिन एक चीज का ख्याल रखो कि ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। मान लो गलती से आपने राइट साइड में लिख दिया तो क्या वो टेक्निकली इनकरेक्ट है? ना, टेक्निकली वो बात उतनी ही सही है जितना कि लेफ्ट में रखें। लेकिन बेटे होता ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम उस चीज को लेफ्ट में लिख रहे हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं वो एक अनकॉन्शियसली फीड हो जाता है और एग्जामिनर से जल्दबाजी में चेक होने में वो गलत मार्क हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो आप इस चीज को अवॉइड करो, आप राइट में मत लिखो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि टेक्निकली सही है लेकिन भाई फ्लो में गलत चेक हो गया तो रीचेकिंग कोई कराते फिरेंगे हम। तो इसलिए कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखो। अब भाई ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखोगे तो डेंसर मीडियम में रखना है। अब लेफ्ट इधर इसका रेयर है तो इसमें राइट साइड में जाएगा ऑब्जेक्ट, तो बेटर है कि हम ये यूज करें, इसलिए हमने ऐसा बनाया। अब बताओ समझ आया नहीं आया?
भाई अब सच्ची सच्ची बताए तो देखो, आप तो पुराने खिलाड़ी, आपको तो पता ही है बिना रिप्लाई करे तो आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना बेटे। क्या माल बेटे, कैसे उदास लग रहा है बेटे, क्या हुआ? घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं भेज दिया? हाँ सच्ची बता दे ना। कमल तो मन से आया, मन से। कई दिन से कह रहा था जी स्कूल कब लगेंगे जी, घर पे बोर हो लिए। झूठ बोल रहा था अंशु, सच में। सीएम साहब ये हमने क्या माना है म्यू? थोड़ा जोर से बोल दो यार ना, बैठ के बोलो, तकलीफ मत लो आप तो सिर्फ इतना बोल दो कि ये म्यू क्या है। हेलो बेटे, हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या बेटे? अब आप कहो नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटे उस मोड से बाहर निकलना, ऑनलाइन में नहीं हो, अब ऑफलाइन में हो। देर आर, एक चीज और मिस कर गया मैं, मोटिवेशन वाली बात बताई थी ना। देर इज ए फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, दैट इज मोटिवेशन। व्हेन मोटिवेशन डज नॉट वर्क देन द मोटिवेशन डेफिनेटली वर्क्स। ठीक है ना बेटे? तो इस बात से बाहर निकल जाओ भाई साहब, जो पूछूंगा रिप्लाई करना है, ठीक है? अब जल्दी से बता दो ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वेरी गुड बेटे, शाबाश। किसका है? जो डेंसर मीडियम लिया उसका। कोई तकलीफ तो नहीं बेटे? पिछले में भी हमने म्यू टू डेंसर वाले का लिया था, इसमें वही ले रहे हैं हम। अरे बेटे ठीक है। अब भाई साहब पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है इसमें, तो साहब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया है, ठीक है? अब भाई मुझे एक बात बताए दो, आपने जैसे ही पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर लिया तो लाइट रे जाएगी, टक्कर मारेगी, टक्कर मारने के बाद क्या होगा? ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इसका एक्चुअल पाथ है, यस और नो? तो ये कहां जाएगी? नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी? नॉर्मल से दूर मुड़ेगी बेटे, क्यों? तो भाई साहब यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। बेटे स्फेरिकल सरफेस के लिए जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास होगा? सेंटर से। अब इस जगह पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो हम ऐसे होगा, सुनो ध्यान से सुनो अब, या आप ऐसे ड्रॉ करोगे। मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर सेंटर इज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट और सेंटर इज बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट। भाई या तो सेंटर यहां होगा या फिर इधर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के या तो दूर रखा होगा या उससे पहले रखा होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। अब हम ये कैसे फैसला करेंगे जी कहां रखे? बेटे देखो दो तरीके हैं, या तो आप रे डायग्राम को रट लो, या हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज करो और 6 के 6 डायग्राम, एक भी डायग्राम में कुछ कलेश नहीं होगा, 6 के 6 टिप्स पे हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो दो पॉसिबिलिटी है ना भाई, ये सेंटर है तो या तो सेंटर के बाद में रखो या सेंटर से पहले रखो, यस नो? अरे तो यदि आप ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हो सेंटर के बाद में तो नॉर्मल ये होगा, यदि आप सेंटर से पहले रख रहे हो तो सेंटर ये है, इससे पहले रखा ऑब्जेक्ट, तो भाई साहब नॉर्मल ये होगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इन दोनों में से कौन सा सेंटर सही है? टेक्निकली देखना, डायग्राम तो अभी मैं समझाने के लिए मैंने ऐसे इनको मत मैच कर लेना जी, इसके लिए तो ना ये है सही है ना ये है, ओ ही ठीक लग रहा है जी हमें, है ना? टेक्निकल बात पूछ रहा हूं, दोबारा से बताऊंगा क्वेश्चन, दोबारा से पूछ लेना। पहले चलो छोड़ो, दो को छोड़ो, तुम मुझे बताओ, मैंने सेंटर ये ले लिया, तो इस सेंटर को जब हमने लिया तो ये नॉर्मल है, क्या ये केस पॉसिबल है? भाई सोच समझ के बताना है, इमेज रियल बनानी है, तो क्या हम ऑब्जेक्ट को यहां रख के रियल इमेज बना सकते हैं? मेरा क्वेश्चन इतना छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा है बस। हाँ बेटे, हाँ बेटे, मुस्कान सिंह राठौड़, शाबाश, कोशिश करो, सही गलत की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आप अपने हिसाब से बताओ। हाँ बेटे, जिया सिंह, आयुष सिंह राठौड़, अब जरा सोचो रियल इमेज कब बनती है बेटे? ईशु सिंह, दोपहर में,
और अभी कितना समय हुआ है? सुबह वर्चुअल बनती है बावले, यही बात है बेटे। तो फिर कब बनती है रियल इमेज? अच्छा, इसे क्या कहते हैं बेटे? इसे लपड़ कहते हैं, समझ रहे हो ना? दिस इज लपड़। और ये कभी भी लग सकता है, सुबह, दोपहर, शाम। हाँ बेटे, रियल इमेज कब बनती है बेटे? ये बेसिक गलती है, बर्दाश्त नहीं होगी। देखो रियल इमेज, ये बेसिक बात है भाई। देखो इतनी बेसिक बातों में गलती करोगे तो लड़ाई हो जाएगी, अपनी तय है लड़ाई होना। इसलिए नोट्स को रिवाइज करके आना, है ना भाई। रियल इमेज तब बनती है जब रियल इंटरसेक्शन हो, लेकिन किसका बेटे? रेज का। लेकिन रेज तो 3 तरह की होती हैं, 2 की। एक रिफ्रैक्टेड रे, एक इंसिडेंट रे, और एक नॉर्मल भी तो होती है, नॉर्मल रे। हाँ? अच्छा, नॉर्मल रे नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटे 2 बच गई, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। किसके इंटरसेक्शन से इमेज बनेगी? इंसिडेंट रे के इंटरसेक्शन से इमेज बनती है। क्या बेटे इस बात से सहमत है? नहीं है तो वांट कुश्ती कुश्ती, वो तो मना कर रहे बेटे। रिफ्लेक्टेड रे, हाँ बेटे, इस मोहल्ले से रिफ्लेक्टेड रे, एल एल आर आर। रिफ्रैक्टेड बोल रहे हो कि रिफ्लेक्टेड बोल रहे हो? मुझे लास्ट वाला ईडी तो सुन रहा है, लेकिन शुरू वाले में कंफ्यूजन है यार। बेटे यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, आप देखो एक बार, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है लपड़ आज लगाने ही पड़ेंगे, आज ही मुहूर्त कर दूं क्या? भाई साहब रिफ्रैक्शन हो रहा है। भाई देखो ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये नहीं पता चल रहा यार रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन, तो कैसे काम चलेगा? भाई मीडियम क्रॉस करके दूसरी तरफ लाइट जा रही है बेटे, दिस इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रेज, तो एक रे तो सीधा ले ली, चलो हमने ये समझ लेना ध्यान से, एक रे तो हमने ये ले ली सीधा सीधा, और एक साहब ये चली गई। अब ये डेंसर से रेयर जा रही है, अवे जाएगी, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे जाएगी, तो मान लो ऐसे चली गई। क्या कहीं पर भी ये इधर जाकर मिल सकती हैं? नहीं, जरा सोचो, मिल सकती हैं? भाई कितना भी जोर लगा लो, ये मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। अब क्योंकि मिल नहीं सकती, अपने को तो रियल इमेज बनानी है, तो मिलाना जरूरी है। इसका मतलब तुरंत अपने दिमाग को चेंज कर लो कि भाई यहां तो कलेश से सेंटर मत लिखो, इधर नहीं आया समझ में? इसका मतलब सेंटर यहां नहीं आएगा, तो यहां नहीं आएगा तो हटाओ जी इसको। तो कहां पे आएगा साहब? सेंटर को आगे रख के देखो एक बार। भाई हमारी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है, हम तो जो लॉजिक के साथ फिट होगा वो रखेंगे। अब मान लो मैं कहता हूं कि यहां पे रखो सेंटर को, सेंटर से यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये नॉर्मल है भाई, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल से दूर जाएगी या पास जाएगी? पास। बेटे समझो, रेयर में जा रही है ना, पास। अरे पी क्यू आर, पी और आर पास पास है ना, पक्का? रेयर से डेंसर दूर ही जाएगी। अब दूर ही जाना है तो भाई साहब दूर भेज दो, और ये रियल इंटरसेक्शन हो गया। अब बोलो समझ आया नहीं है? अब आपके मन में सवाल आएगा, जी इतना दूर क्यों भेजा? आप इसको इतना दूर भी तो भेज सकते थे, ये तो नॉर्मल है ना, सॉरी ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो यदि ये हल्का सा इधर खिसक जाए तो भी नॉर्मल से अवे गई है, तब भी तो नॉर्मल से अवे गई है। तो क्या ऐसा भेज देते तो गलत था? भाई हमारी इस सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं करता, लॉजिकली सही है वो, लेकिन भाई ये भी तो कह रहा है कि इमेज रियल बने, इसमें तो इमेज रियल बनेगी नहीं ना, वर्चुअल बनेगी। अरे नहीं आया समझ में? इसलिए भाई ये वाली रे हम क्यों कंसिडर करें? हमें तो धक्के से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि रियल इमेज बन रही है, ये तो दिख रहा है आंखों से। उसने बोला है भाई, ना आया भाई समझ में? जोर ना बोलो भाई,
सच्ची सच्ची बताए तो बेटे, पक्का श्योर, पक्का बेटे आ गया? अरे डाउट है क्या, कंफ्यूजन है क्या? इसका मतलब डायग्राम का फैसला कैसे करोगे, समझ में आया? अरे आया। अब मैं इसको एक बार थोड़ा साफ बना देता हूँ क्योंकि एंगल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। कलर चौक है किसी के पास? खा गए सब? वाह, थैंक यू बेटे, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। है ओके, शेयरिंग इज नॉट अलाउड। देखता हूँ लंच टाइम एक एक को पकड़ूंगा मैं। अच्छा बेटे, पहले मैंने जानबूझकर इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगे और कोई लॉजिक नहीं। ओके बेटे, दिस इज द पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है बेटे, डायग्राम बनाते समय रे के ऊपर एरो जरूर लगाएं ऑप्टिक्स में। दूसरी बात, लाइन हाथ से ना खींचें, स्केल से खींचें। ठीक है बेटे। अब बेटे यहां से लाइट गई और इधर चली गई, एक रे सीधा चली गई यहां से, ऐसे ध्यान रहे ये सेंटर है, ये रे ऐसे गई, दोनों रे यहां मिल गई, ये इमेज है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेंटर, दिस इज द पॉल, लेट अस से दिस इज एम, एन ले लो, एन, एम नहीं सॉरी एन। दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम। इसका अभी अभी मैंने बता दिया था सब कुछ, ठीक है ना। तो अब फाइनली जिस कंक्लूजन पर हम पहुंचे थे वो ये डायग्राम था। अब तो भाई साहब आसान काम बन गया। आपको पता ही है, सबसे पहले नेमिंग देंगे, यस और नो। तो बेटे ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा होगा क्या लेंगे? अल्फा। बहुत ही बढ़िया। इमेज जो बनाएगी वो बीटा, और जो सेंटर से बनेगा वो, अरे मामा नहीं गामा होते हैं। मामा की याद आ रही है ना, बुलाएंगे नहीं, कुछ भी कर लीजिए हाँ बेटे, नहीं आया समझ रहे? हाँ बेटे, एकता सिंह राठौड़। इसके अलावा और कोई एंगल भी लेते थे क्या बेटे? और क्या लेने जी? और कोई लेते थे एंगल? हाँ बेटे, हिमानी सिंह राठौड़ भाई, आई और आर भी लेते थे बेटे, वीडियो देख के नहीं आए हम। अब मुझे बताओ आई कौन सा है बेटे? ये जा रही है और ये जा रही है, इन दोनों के बीच में। हाँ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये क्या होगा? आई। क्या होगा? आई। कोई दिक्कत है? आर कौन सा होगा? आर। हाँ बेटे, मुस्कान सिंह राठौड़, आर बताओ। बिल्कुल सही है, ये वाला होगा। कोई दिक्कत? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी बेटे, सॉरी सॉरी। ठीक है, अब तो ठीक। यार ऐसे कोई होता है? पक्का ये भी गलत है? ये है सिंपल, ये होगा। अच्छा बेटे, ये कब से गलतफहमी हमें आज ही हुई या मतलब पिछले लॉकडाउन के टाइम से ही है? हाँ बेटे, किसका नंबर नहीं आया? दिव्या का नंबर नहीं आया। दिव्या सिंह राठौड़। बेटे नॉर्मल कौन सा है? विल यू प्लीज टेल मी? परपेंडिकुलर जो है उसे नॉर्मल कहते हैं। बेटे मैं इसमें पूछ रहा हूं, अंग्रेजी नहीं पूछ रहा। सिर्फ मुझे ये बताओ इस चित्र में नॉर्मल कौन सा है? खत्म। वेरी गुड। ये लाइन जो सेंटर वाली है, ये लाइन जो सेंटर से यहां तक गई है, दिस इज द नॉर्मल। बेटे यदि अपने को डाउट है तो हमें ऐसे लिख लेना चाहिए, इट इज नॉर्मल, इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। बेटे आपको पता था, मुस्कान पता था आपको, लेकिन फिर भी आप गलत कर गए। ये गलत है ना बेटे? ठीक है, तो हौसला रखें, कोई बात नहीं है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि एक जैसी गलती बार बार ना हो। ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। अभी आ गया समझ में? बेटे आया कि नहीं आया? अब भाई जिसने कल वीडियो देखी हो जल्दी से स्टेप बता दे, स्टेप क्या करेंगे अब? हाँ
ये तो हम रट के आए जी। कैसी बातें कर रही हो। दो ट्रायंगल लेंगे हम, अभी नाम पूरा नहीं लिखा है हमने। देखो बेटे एन यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, इस पॉइंट का नाम रख लो एम, ठीक है। ये ओ है, ये सी है, ये आई है। अब हमें दो ट्रायंगल लेनी है, कौन कौन सी, एन ओ सी और एन आई सी। दो ट्रायंगल लेनी है, यस और नो। बेटे एन ओ सी दिख रही है क्या? कहाँ पे? एन ओ सी, एन ओ सी। हाँ बेटे बता बेटे क्या करें अब इसमें? हिंदी बोलो बेटे। भारत कब आजाद हुआ था बताओ? हैं? भारत कब आजाद हुआ था? भारत से पूछ लो कब आजाद हुआ था। ये देखा ये नई डिस्कवरी है। जब पापा 3 दिन तक बाहर गए थे भारत आजाद था। पिछले 6 महीने से आजाद था भारत। बेटे भारत एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करना है। कौन सी प्रॉपर्टी का? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। तो बेटे मेरे को सिर्फ इतना बता दे बेटे, आयुष देखी जाएगी बेटे, बता दे एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसमें? अल्फा। कौन से पे? निकम्मे आदमी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रायंगल जब एनओसी कर रहे थे इसी की बात करूंगा मैं, ध्यान दे ले बेटे। बता एक्सटीरियर एंगल आई माइनस आर है। बेटे देख जरूर रिसर्च करिए तूने बढ़िया सी, लेकिन ऐसे कोई बताते हैं यार, पब्लिकली रिसर्च बता रहा है, पहले पब्लिश करवा पहले इसको ना। हाँ बेटे कोरोना की दवाई बना रखी इसने घर पे। पूरे रामनगर में फेमस है आयुष कोरोना वाले बाबा दवाई देता है ना, दवाई देता है। हाँ बेटे बता आप जल्दी से। अल्फा प्लस, भाई मैं एक्सटीरियर एंगल का नाम पूछ रहा हूं यार। आर ये एक्सटीरियर एंगल है यार। जरा देखो ये ट्रायंगल की साइड लग रही है किसी एंगल से, ये साइड तो चलो आगे बढ़ गई, लेकिन ये तो अलग ही है कोई। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, एक साइड को एक्सटेंड कर दो बाहर की तरफ और दूसरी साइड इसके बीच में, ये तो चलो एक्सटेंड कर दी बेटे, बात आपकी ठीक है, लेकिन यार ये साइड तो है ही नहीं ना इसकी ट्रायंगल की, तो ये तो एक्सटीरियर कैसे हो सकता है? दिस इज द एक्सटीरियर एंगल गामा। देखो देखो ना खुद ही भाई, ये NOC है। मैं चलो चित्र को दोबारा तुम्हारे लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ बेटे, अब तो ठीक है। अब इस साइड को हमने ऐसे बनाया तो ये क्या हो गया? गामा। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ना बेटे। आप इसको दोबारा से ड्रॉ कर लें समझने के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है बेटे। तो दिस एक्सटीरियर एंगल गामा इट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई। अब बेटे हमें हमेशा याद रखना इस डेरिवेशन के दौरान आई और आर की वैल्यूज निकालनी है। तो आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? गामा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये बताओ समझ आया नहीं आया? यस नो? सच्ची बता दो पक्का? बेटे ये देख वीडियो बंद तो नहीं हो गई? चल रही है ना? बता देना, ये कभी कभी बंद हो जाती है। कैमल बेटे देखी जाएगी। कैमल बेटे बताना बेटे ट्रायंगल एनआईसी ये है। वाह प्रभु ये बता दो एंगल का रिलेशन क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल एनआईसी, NIC दिख रही है? ठीक है भाई, ये N ये C और इधर I, ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल गामा, और इस लाइन को आगे बढ़ा रखा है, ध्यान से देख लेना नॉर्मल वाली लाइन को, और ये ट्रायंगल की साइड ही है जो आई की तरफ जा रही थी, तो इनके बीच का एंगल दे रखा है आर। तो किसके बराबर हो गया बेटे कमल बताना अब? वेरी गुड, आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटे ऐसे बना लेना, 10 सेकेंड लगने, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि आपको ट्रायंगल नहीं दिखे तो। दोबारा बताओ बेटे, झूठ मत बोलना बेटे। जवानों देखो अभी तो 1 मिनट लगेगी आपकी, यदि झूठ बोल जाओगे तो फिर गड़बड़ है। हो गया भाई? अब मुझे ऐसा बताओ बेटे, अब मुझे ये बताओ अब अगला स्टेप क्या लिखें?
वेरी गुड। बाई यूजिंग स्नेल्स लॉ, ये तो नई चीज है वैसे। कहां पे लगाएं? एन पे। कौन बताएगा किसका नंबर नहीं आया आज? सबका आ गया, गरिमा का नहीं आया? बताओ बेटे। गरिमा सिंह राठौड़ आ चुका गरिमा का नंबर वैसे। μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। सही है बेटे? क्यों? यही तो पढ़ा है हमने, यही तो पढ़ा है हमने। स्नेल्स लॉ बेटे आप बताओ बेटे, क्या हमने कोई अलग चीज पढ़ी है स्नेल्स लॉ में? यही पढ़ा है ना। μ2 साइन आई आएगा। μ2 देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का, इसमें μ1 और आई ये दोनों एक तरफ के होने चाहिए। तो इस चित्र के दौरान, इस चित्र के अंदर यदि हम देखें तो ये इधर μ2 है, ठीक है ना बेटे। तो यदि हम यहां पर इसको यूज करेंगे तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटे? μ2 साइन, शाबाश बोलो जवानों, आई इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इधर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो भी एंगल था वो। क्लियर है? अब क्या करें बेटे? बिकॉज द एंगल्स आर स्मॉल सो वी कैन राइट साइन आई इक्वल्स टू आई एंड साइन आर इक्वल्स टू आर। यस और नो? इसका मतलब μ2 आई बराबर μ1 आर, इक्वेशन नंबर 3। इस 3 के अंदर 1 और 2 को पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगी बेटे? μ2 आई, आई कहाँ है? ये रहा, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ1 इंटू आर, गामा प्लस बीटा। ना आया भाई समझ में? अब क्या करें? बोलो बोलो, शाबाश। क्या बोल रहे बेटे यीशु सिंह? शाबाश बोलो। अब इससे क्या निकालेंगे? याद करो, अल्फा को क्या लिख देंगे? टेंजेंट अल्फा। छोटा एंगल है ना इसलिए अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, बट इन दिस सिचुएशन tan अल्फा इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज उसमें एक साइड कॉमन आएगी तो कट जाएगी, सॉल्व हो जाएगा आसानी से ना, इसलिए हम tan अल्फा निकाल रहे हैं। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू बताए दो बेटे। अब जल्दी जल्दी बताते चलेंगे बेटे। हिमानी सिंह राठौड़ जल्दी बताओ बेटे। है बेटे दोबारा बोलना। टेंजेंट अल्फा बेटे चलो टेंजेंट अल्फा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो अब बता दो। बेटे मैं बता रहा हूं अपनी लड़ाई होने वाली है, बता रहा हूं मैं बेटे। और मैंने मुक्केबाजी बहुत सीखी है लॉकडाउन में, मैं बताऊं तुम्हें सबको। मैं स्पेशल प्रैक्टिस करके आ रखा हूं बेटे। ना ना मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि ये एनसी परपेंडिकुलर है बेटे। बैठो नीचे। एन एम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस इज, अब मैंने आपको बताया था कि एम इज वेरी क्लोज टू पी, इसलिए आप सीधा लिख दो पी से ओ। नहीं आया समझ में? यार ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, पी से सी आएगा। मतलब देखो अभी तो पहला लेक्चर है मैं तो ये सोचता हूँ। अच्छा लास्ट लेक्चर किसका है? लास्ट लेक्चर किसका है ये बताओ। 1:30 बजे तक सारे लेक्चर आएंगे। सबसे लास्ट लेक्चर किसका है? उस समय मैं आऊँगा ज़रूर पांडे सर का है क्या? मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन वो तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, है ना।
देखो बेटे देखो, ध्यान रखो यार, है ना, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। ओके, अब जल्दी से बताओ, शाबाश, बीटा की वैल्यू बताओ बेटे। वैसे यार एक बात समझ में नहीं आई बेटे, ये कैसे पहचान लिया आपने कि ये ही आएगा? कोई और ट्रायंगल भी तो बन सकती है। यस कैमल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल देखनी है, राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल देखनी है। ऐसी ट्रायंगल देखो जो राइट एंगल बना रही हो, ये बना रही है। ठीक है बेटे, आओ तो बेटे बता दो बेटे, दिख जाएगी बेटे, इसमें बताओ बेटे टेंजेंट बीटा क्या आएगा बेटे? वेरी गुड, दिस इज एम आई। एम आई को क्या लिख देंगे? पी आई। कोई दिक्कत बेटे? आओ बेटे, एकता सिंह जल्दी बता दो बेटे, गामा को क्या लिख सकते बेटे? एन एम। आगे ये अपॉन ये और ये तो एक ही है, बताया मैंने ना, वेरी क्लोज। अब क्या करें? चलो ये भी निकाल लिया, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना यार, वैल्यू पुट कर दो इसमें। इसका इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 जो भी नाम देना था वो दे लेना। 3 दे चुके थे इसलिए 4 नाम दे दिया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल इन द इक्वेशन नंबर 4, व्हाट वी गेट बेटे? μ2। गामा की जगह क्या लिखेंगे? एन एम बाई पी सी माइनस एल्फा एन एम बाई पी ओ, नहीं आया, इक्वल टू μ1 इंटू गामा। वेर इज गामा? दिस इज एन एम डिवाइडेड बाई पी सी। वेर इज बीटा? एन एम डिवाइडेड बाई पी आई। यस और नो? बेटे एन एम तो कट ही जाएगा, कॉमन ले लेना, निपट ही जाएगा। जैसे ही निपटेगा, जगह की कमी के कारण मैं यही निपटा रहा हूं, लेकिन लिखते समय तुम गड़बड़, अरे तुम लिख नहीं रहे क्या? फिर इनको मिटा भी दिया था यार मैंने तो। दोबारा नहीं बेटे, ऐसे गए तो दोबारा करना पड़ेगा बेटे, ये तो नहीं काम चलेगा बेटे को। कोई बात नहीं, तुम्हें खुद करना है, तुम समझ भी तो रहे हो। 1 बाई पी सी माइनस 1 बाई पी ओ इक्वल टू μ1 इंटू 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई पी आई। अच्छा एक काम और करो, ये p भी कॉमन है नीचे से, इस p को कॉमन लेके ऐसे नहीं कटेगा क्या? सोच रहे हो बेटे? ऐसा कोई महान क्रांतिकारी अपने बीच में प्रेजेंट तो नहीं है कि भाई साहब ये p भी निपटाए दो जी? ओ भाई, अकेले पी का कोई वैल्यू कोई है यार, ये पूरा एक नाम है ना। हाँ, कभी पता चले पी को भी निपटा दिया कि जी आधा तो करके आया था मैं। ठीक है, अब बेटे एक बड़ी काम की बात रह गई है। हाँ तो बेटे यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं। भारत सिंह राठौड़, पीसी की वैल्यू बताओ बेटे। यस, सही बोल रहे हो, शाबाश। रेडियस, लेकिन साइन कैसा यूज करोगे? प्लस माइनस, माइनस का यूज करेंगे। आयुष बताएगा क्यों ना। सो जा बेटे, तो कोई बात नहीं है, सो ले बेटे, सो ले, कोई जगाएगा नहीं भाई। आयुष को सुन लो, सुधर जा बेटे। माइनस क्यों यूज करेंगे ये बता? रेडियस हमेशा माइनस में ही यूज होती है, तो साइन कन्वेंशन, फिर वही घूम फिर के मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है। अरे भाई यही तो पूछ रहा हूं, नेगेटिव क्यों यूज करेंगे? अंदाजे से तो है। यस कैमल बेटे, वेरी गुड। आयुष भाई तो गड़बड़ कर रहे हैं भाई, सच में कुटेगा बेटे। आज छोड़ रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, कल से लड़ाई होनी तय है यदि ऐसे रिप्लाई रहे तो। भाई P से C आप ऐसे जाओगे पोल से, जो स्फेरिकल मिरर वाले जो साइन कन्वेंशन था वही यहाँ पे है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो नेगेटिव आएगा। इस वजह से बेटे इधर देख ली, इधर μ2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू R है लेकिन माइनस का, फिर माइनस का। व्हाट इज PO बेटे?
वेरी गुड, इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इट विल बी टेकन माइनस नेगेटिव। क्यों बेटे नेगेटिव, क्यों बेटे? अगेन द सेम रीजन। हाँ बेटे, जिया सिंह राठौड़ बताना बेटे। μ1 1/PC इसकी वैल्यू -r यहां पे लिखा था भाई। व्हाट इज PI बेटे? -v, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ माइनस का प्लस का भी, कोई यार देखो कुछ भी कहो यार, माइनस का भी एक बार बोल के तो देखो 2-3 बार। माइनस का भी, माइनस का भी, देखो बोलने में अच्छा लग रहा है। पक्की बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए। वाह सही है। देखो लॉजिक तो नए नए बनाओगे अभी तो, तुम देखते जाओ। कह रहा जी पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव तो काम हम करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने प्लस का ही लिखा है यहाँ पे। अरे प्लस का ही लिखा है, करें अब आगे। अब क्या करें बेटे? म्यू से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, देखी जाएगी। हाँ बेटे सीएम साहब बताए दो क्या लिखूं? माइनस का μ2/r। सीएम साहब मुझे प्लस लग रहा है, देख लो प्लस आएगा कि माइनस, बता तो दो। प्लस ही आएगा, क्यों? और हमारा ध्यान ही ना है। आगे बताओ। माइनस μ1/r और बेटे थोड़ा भाई साहब को हिलाओ, नींद में है। मतलब प्लस माइनस दिख रहा है, माइनस प्लस दिख रहा है। भाई साहब नजर इतनी कमजोर हो गई भाई, तो कलेश है। हेलो बता बेटे कितने हैं? हेलो बता कितने हैं? अरे 1 चौक 4 दिख रहे इसको। फिर इसकी कोई गलती नहीं है भाई। तू बैठ बेटे बैठ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चौक 4 दिख रहे, बताओ ये गलत है यार। एक इकलौता चौक है। हाँ बेटे अंशु बता बेटे। अरविंद सच में यदि वहां से दिखाई नहीं दे रहा तो आगे आ जा। हेलो अरविंद मेरी आवाज सुन पा रहा है बेटे? नेटवर्क प्रॉब्लम। रुक जाओ, एक दिन और रहेगी वैसे। बेटे आप बताओ क्या करेंगे? देखो u और v वाली टर्म एक तरफ लिख दो। दिस इज u, दिस इज v। तो μ2 अपॉन, उधर ले जाऊं क्या? उधर ले जाता हूं मैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। दिस इज इक्वल टू μ1 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन r। इसको इधर ले आए, ठीक है। तो कुल मिलाकर बेटे देखो क्या बन गया, μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u। दिस इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई r। प्यारे जवानों ध्यान से समझ लो, याद रखने का एक छोटा सा तरीका। यहाँ μ1 है, यहाँ μ2 है, तो इधर μ1 माइनस μ2 है। याद करो पिछला आंसर, जिसने नई वीडियो देखी है तो बेटे आप देखोगे तो आप ये पाओगे, उसका आंसर था μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। वो कब था? कब था ये रिश्ता? रेयरर से डेंसर, और ये ध्यान रखना है, नहीं आया समझ में? रेयरर से डेंसर क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही थी। बेटे आई होप समझ आया होगा। बेटे देखो प्लीज झूठ मत बोलना, ईमानदारी से आया सबको समझ में? प्यारे जवानों आगे के 6 केस, 4 केस बच गए ना, 6 थे टोटल, 2 मैंने करा दिए, वो आपको खुद करने हैं। कौन कौन से केस करने हैं खुद? कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा रेयरर मीडियम में, एक बार रखा होगा डेंसर मीडियम में। जब रेयरर में रखा होगा तो भी वर्चुअल इमेज, डेंसर में रखा होगा तो भी वर्चुअल इमेज। 2 केस हो गए। एक बार ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा है वर्चुअल इमेज, एक बार ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा वर्चुअल इमेज। मैंने एक बार ऑब्जेक्ट रेयरर में रखा था रियल इमेज, करा दिया। डेंसर में रखा था रियल इमेज, करवा दिया। वर्चुअल वाले दोनों करेंगे आप, क्लियर है। और 2 केस कौन से करेंगे? कॉनकेव। उनका क्या करेंगे आप लोग? कहां तक करेंगे उनको?
उनको आप आई और आर इनका रिश्ता निकलवाया था ना मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एनओसी और एनआईसी। सिर्फ चित्र बनाना है, सभी का रे डायग्राम बनाना है 6 के 6 का, और सिर्फ वहां तक लिखने, 2 तो पूरे लिखने हैं, बाकी 4 वहां तक मैं चेक करूंगा पर्सनली, है ना सभी स्टूडेंट्स। यस नो? कल की क्लास में आप लोग क्योंकि घर से पढ़ेंगे तो उसी के आगे ही प्रोसीड करूंगा मैं। और ईमानदारी से बेटे देखो, ऐसा नहीं है कि आप आज का काम कल पे छोड़े ना, ठीक है ना, आज का काम आज ही करना है प्यारे जवानों। आपने देखो वास्तव में आप घर से पढ़ाई भी करी, ऐसी बात नहीं कि घर पे आपने पढ़ाई नहीं करी, अच्छी पोजीशन में है आप लोग, बस अब से मेहनत करना शुरू कर देना, हम सबसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है? अरे यस नो? लेकिन बेटे देखो ईमानदारी से मेहनत करना। प्यारे जवानों मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, जो लोग नहीं आए वो आ जाना भाई कल, है ना? तो प्यारे जवानों कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।